नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 और चैप्टर 8, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना ही चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सब हम डिस्कस करते हैं परिवहन एवं संचार के बारे में। पहले हम देखते हैं कि परिवहन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि संचार क्या होता है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं स्टूडेंट परिवहन क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं। पहले डेफिनेशन जो है हमारी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति एवं वस्तुओं का आवागमन हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अगर प्राचीन काल की बात करते हैं तो मनुष्य स्वयं ही ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता था, स्वयं ही एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, तो वो हमारा मनुष्य के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता था। धीरे धीरे फिर पशुओं का प्रयोग होने लग गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ, परिवहन का विकास हुआ, वैसे वैसे तीव्र गति से साधन बढ़ने लग गए ट्रांसपोर्टेशन के, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। जैसे कि जल मार्गों का प्रयोग होने लग गया, वायु मार्ग का प्रयोग होने लग गया, पक्की सड़कों का निर्माण हो गया, जिस पर घोड़ा गाड़ी और गाड़ी वगैरह, ट्रक वगैरह आदि परिवहन के साधन बन गए। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी वृद्धि स्टार्ट हो गई। जाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो परिवहन जाल क्या होता है। परिवहन जाल जो होता है, अनेकों स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणी में जोड़ा जाता है। बहुत सारे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। उनका जो पूरे इलाके का, पूरे रीजन का प्रारूप है, पैटर्न है, वो हमारा क्या कहलाता है, परिवहन जाल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा होता है परिवहन जाल। अब हम देखते हैं परिवहन की विधाएं क्या होती है। तो परिवहन के या माध्यम बोल सकते हैं कि परिवहन के कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो ये हमारे 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट जो है हमारा स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। एक हमारा दे रखा है अंतःप्रादेशीय और पारादेशिक परिवहन। तो ये हमारा होता है, एक तो देश के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है और एक देश के बाहर इंटरनेशनल, मतलब दूसरे देश के साथ ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाता है वो हमारा इसके अंदर आता है। की जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो स्थल माध्यम की अगर बात की जाती है तो इसमें हमारे सड़क परिवहन आते हैं और दूसरा हमारा आता है रेल। सड़क स्थल परिवहन की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारे ये 2 माध्यम निकल कर आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिसमें से अगर सड़क की बात करते हैं तो सड़क माध्यम एक अनुकूल दिशा प्रदान करती है, डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए। घर घर सर्विसेज अगर प्रोवाइड करवानी है तो सड़क माध्यम एक बहुत अच्छा माध्यम निकल कर आता है। अगर रेल की बात करते हैं, रेल माध्यम की बात करते हैं, तो रेल क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, वहाँ पर एक अनुकूल दिशा प्रदान करती है, और ज़्यादा भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी रेल परिवहन एक अच्छा माध्यम निकल कर आता है। अब हम बात कर लेते हैं जल परिवहन की। जल परिवहन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसमें एक तो सामान जो हमारे भारी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, तो वो हमारा जल परिवहन बड़ा ही एक अच्छा साधन बनकर आता है। एक तो इसमें भारी सामान को ले जाया जा सकता है, इंटरनेशनल की ही बात कर रहे हूँ स्टूडेंट, नेशनल भी हो सकता है, नेशनल में भी बड़ा काम आता है जल परिवहन। सस्ता, एक तो सस्ता साधन है जल परिवहन हमारा, और भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जिसमें हमारे कॉन्टिनेंटल एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, दूर दूर होते हैं, और भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमारा जल परिवहन एक अच्छा माध्यम निकल कर आता है। वायु परिवहन की बात कर लेते हैं। तो वायु परिवहन की विशेषता यह है कि वायु परिवहन में नाशवान वस्तु जो होती है, जो जल्दी खराब हो जाती है और डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उनको ले जाने के लिए बड़ा ही एक अच्छा माध्यम निकल कर आता है। पाइपलाइन का आप लोगों को पता ही है, तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पाइपलाइन का, गैसेज ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बड़ा ही अच्छा साधन है। एक बार इसमें खर्चा आता है, लेकिन फिर ये
बड़ा ही सस्ता साधन बन जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि प्रीवेन के कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं स्थल प्रीवेन की। इसमें स्टूडेंट सड़क प्रीवेन दे रखा है, लेकिन ये हमारा, अगर हम इनको देखते हैं तो ये हमारा स्थल प्रीवेन बनता है। तो ये हमारे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है, तो यहाँ पर आप लोग इसको स्थल प्रीवेन कर लेना। बात करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, प्रारंभ की बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं, तो प्राचीन काल में मनुष्य स्वयं ही वाहक था, स्वयं ही ट्रांसपोर्टेशन करता था, पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। फिर धीरे धीरे घोड़े होना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे फिर का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार होने के बाद फिर गाड़ी का निर्माण हुआ, जो बंद डिब्बा गाड़ी है या बैलगाड़ी है, उनका प्रयोग स्टार्ट हो गया। फिर 18वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, जिसमें परिवहन क्रांति भी बोल सकते हैं। 18वीं शताब्दी में भाप के इंजनों का आविष्कार हुआ, जिससे कि रेलगाड़ी का निर्माण हुआ। रेल के मध्य चलाई गई थी, तो उनका निर्माण हुआ। फिर 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में परिवहन में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। तो कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, इंडस्ट्री तक लेके जाने के लिए रॉ मटेरियल को का हमारा रेल मार्ग जो है बनकर निकला। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करते हैं तो रॉ मटेरियल के बारे में ही यहाँ पर बोला गया है कि वाणिज्य अनाज, कमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती थी, तो वहाँ पर उस सामान को ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो रेलवे का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। लेकिन अब बात है, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है, डोर टू डोर सामान को लेके जाने के लिए भी क्या है, सड़क परिवहन का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। फिर जो हुआ, आविष्कार हुआ, इंजन का आविष्कार हुआ, जिससे कि सड़कों की गुणवत्ता और उसमें चलने वाले जो वाहन हैं उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होने लग गया। कार, ट्रक वगैरह का परिवहन होने लग गया और सड़क परिवहन जिसे बोलते हैं, सड़क परिवहन में क्रांति आ गई और ला दी, जिससे कि स्थल परिवहन में विकास हुआ और अनेक मार्गों का प्रयोग किया जाने लगा। कच्ची सड़कों की बजाय पक्की सड़कों का प्रयोग होने लग गया और धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन में या स्थल परिवहन की बात करते हैं, धीरे धीरे स्थल परिवहन में वृद्धि होने लग गई, विकास होने लग गया। अब हम और बात कर लेते हैं। बोझ ढोने वाले पशुओं की अगर बात की जाए तो घोड़े का प्रयोग पश्चिमी देशों में किया जाता था। जो हमारी यूरोपियन कंट्री है, इनमें ज़्यादातर घोड़ों का प्रयोग किया जाता था बोझा ढोने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। बात की जाए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया, जहाँ पर स्नोफॉल होता है, हिमाच्छित क्षेत्र होता है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ पर कुत्तों और रेडियर का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली स्लेज खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है और बोझा ढोने के लिए उनका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। पर्वतीय इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। खच्चर क्या है, एक प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। मरुस्थलीय इलाकों की बात करते हैं तो ऊँटों का वहाँ पर प्रयोग ज़्यादा होता है। तो बेसिकली यहाँ से एक कंक्लूजन स्टूडेंट्स निकल के आता है कि क्लाइमेट के आधार पर पशुओं का प्रयोग किया गया है। जो जिस क्लाइमेट में सूटेबल है पशु, उनका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है बोझा ढोने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अब सड़क परिवहन को दो आधारों पर हम बांट सकते हैं। एक तो कच्ची सड़कें हमारी होती है और दूसरा हमारी पक्की सड़कें होती है। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो बन के आता है। कच्ची सड़कें क्या है, ऋतु में प्रयोग नहीं की जा सकती, कम खर्चे में बनती है और बारिश वाले समय में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। पक्की सड़कों का खर्च भी ज़्यादा आता है, बारिश ऋतु परिवर्तन पर भी इसका प्रयोग अच्छे से किया जा सकता है और धीरे धीरे कच्ची सड़कों की गुणवत्ता में इतनी ज़्यादा, मतलब कच्ची सड़कों से पक्की सड़कों का निर्माण हो गया है और पक्की सड़कों की गुणवत्ता में परिवर्तन होने लग रहा है, उसमें विकास होने लग रहा है। अगर विकसित और विकासशील देशों की बात करते हैं तो विकसित देशों की
में सड़क की गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। उनकी गुणवत्ता और विकासशील देशों की गुणवत्ता में अगर अंतर किया जाए या उनके अंदर कंपैरिजन किए जाए तो विकसित देशों में सड़क परिवहन ज़्यादा उभर कर आया। उनके रख रखाव का खर्च, उनकी देखभाल का खर्च, उनकी गुणवत्ता में खर्च ज़्यादा किया जाता है, जिससे कि वहाँ की जो डेवलपिंग कंट्री के। अब हम बात कर लेते हैं, वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। विश्व की कुल चलाने वाली सड़कों की लंबाई देखी जाए तो मात्र 150 लाख किलोमीटर है, जबकि जिसका 33% भाग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब आप लोग स्थिति देख सकते हो स्टूडेंट की कैसी स्थिति है सड़क परिवहन की पूरे विश्व में, और इसका 33% जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। अगर बात की जाए, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी निकल के आएगा स्टूडेंट, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे। एक तो कौन सा देश है जहाँ पर सर्वाधिक सड़क घनत्व पाया जाता है, या वह कौन सा देश है जिसमें अधिक वाहनों की संख्या पाई जाती है। तो उसका आंसर हमारा एक ही बनता है, उत्तरी अमेरिका हमारा देश है जहाँ पर सड़क घनत्व भी सबसे ज़्यादा है और नंबर्स ऑफ व्हीकल की संख्या भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर कंपैरिजन यूरोपियन कंट्री से करते हैं तो उनकी तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पारदेशिक विभिन्नताएं भी बहुत है। कहते हैं स्टूडेंट यातायात प्रवाह क्या होता है, तो यातायात प्रवाह का मतलब है नंबर्स ऑफ व्हीकल कितने रोड पर चल रहे हैं या कितना प्रवाह है रोड पर, उस चीज़ के बारे में दिखाया गया है। सड़क पर कितना प्रवाह है इसके बारे में बोला गया है। यहाँ पर एक वर्ड है स्टूडेंट संकुलन। संकुलन का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र। तो भीड़ भाड़ की बात अगर की जाए तो आप लोगों को भी पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब काम का समय होता है, दिन में बात कर लेते हैं 9, अगर इंडिया की बात करते हैं 9 से 10 या 11 बजे तक सड़कों पर आपको भीड़ भाड़ मिल जाएगी। 8-9 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूलिंग एंड ऑफिस खुल जाते हैं उस टाइम पर, सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाता है। ऐसे ही शाम को होता है 4 से 6 या 8 बजे तक की अगर बात की जाए तो उस टाइम पर भी सड़कों पर ज़्यादा भीड़ भाड़ देखा जा सकता है, ट्रैफिक देखा जा सकता है। तो वही इस चीज़ बोली गई है यहाँ पर, सड़क यातायात का प्रवाह कैसा है पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर समय पर, उस चीज़ का बताया गया है कि एक विशेष समय पर देखा जा सकता है सड़कों पर भीड़ भाड़ को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं महामार्ग। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम देखते हैं महामार्ग के बारे में। तो महामार्ग क्या होते हैं, तो महामार्ग होते हैं दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें हमारी महामार्ग कहलाते हैं, जिनकी चौड़ाई भी ज़्यादा होती है। 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है और इसमें आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, यातायात के प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसी वजह से यहाँ पर यातायात लेन का प्रयोग किया जाता है, पुलों का प्रयोग किया जाता है, फ्लाईओवरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आवागमन में बाधा ना हो। और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स महानगरों का निकल कर आता है स्टूडेंट, ये एक दूसरे के महानगरों से जोड़ने का कार्य करते हैं, पतन नगरों से जोड़ने का कार्य करते हैं, जो बड़े बड़े नगर होते हैं उनको जोड़ने का कार्य। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में महानगरों का घनत्व अति ही उच्च है। या अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन में तो अमेरिका रोड परिवहन में या रोड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे आगे है। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर कहीं से भी रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें सबसे आगे है। लंबाई में भी, सड़कों के घनत्व में भी, तो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें सबसे आगे आता है। तो अगर बात की जाए उच्च घनत्व की तो 0.65 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें आता है, जो प्रत्येक स्थान महामार्ग जो है उनकी हाईवे से इतनी दूरी पर आता है। अगर बात की जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका की ही बात हो रही है स्टूडेंट, तो पूरे कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल में यहाँ पर आप लोगों को पता है अटलांटिक महासागर से पतन जुड़े हुए हैं। अटलांटिक महासागर हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन आता है, यहाँ से भी बहुत सारे पतन नगर यहाँ से जुड़े हुए हैं, बीच में भी बड़े बड़े महानगर आते हैं। तो इनको जोड़ने का कार्य ये कर रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, हमारी ये महानगर
संयुक्त राज्य अमेरिका में कर रहे हैं। अब अमेरिकन महामार्ग निर्माणाधीन है, जो कि दक्षिणी अमेरिका को, मध्य अमेरिका देशों को और संयुक्त राज्य अमेरिका को, कनाडा को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। अब बात कर लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में नंबर्स ऑफ व्हीकल की संख्या भी ज़्यादा है और यहाँ पर महामार्गों का, हाईवे का भी जो विकास है वो बहुत अच्छा हुआ है। अगर कंपैरिजन की जाए रेल मार्ग, जल मार्ग, हाईवे, तो इनमें बड़ी ही कंपटीशन पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस में यूराल के पश्चिम में औद्योगिक प्रदेश है, इंडस्ट्रियल रीजन है, जो कि वहाँ पर संघन जाल पाया जाता है हाईवे का। तो उसी चीज़ के बारे में बता रखा है, जिसकी धुरी मॉस्को है। तो ये इस भौगोलिक क्षेत्र के कारण रूस में महामार्गों का, हाईवे का इतना महत्वपूर्ण प्रयोग नहीं किया गया है। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो रेल परिवहन का यहाँ पर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर रेल परिवहन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वायु परिवहन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कंपैरिजन अगर की जाए हाईवे से, तो यहाँ पर हाईवे का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर नगर ज़्यादा होते हैं या नगरीय संकेंद्रण जहाँ ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर हाईवे का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर हाईवे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस में रेल परिवहन यहाँ पर एक सूटेबल सोर्सेज बन के आता है। अब हम बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन में भी नगरों को जोड़ने में, आपस में जोड़ने के लिए हाईवे का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और यहाँ पर तो क्रिस क्रॉस की पैटर्न पाया जाता है। क्रिस क्रॉस हमारा पैटर्न स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो कि सभी मार्गों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर क्रिस क्रॉस टाइप में पैटर्न मिलता है। तो चाइना में भी हाईवेज का प्रयोग बड़ा ही सूटेबल तरीके से किया जाता है और नए नए हाईवेज बनाए जाते हैं। आप लोगों को चीन के बारे में तो पता ही है कि हाईवे बनाने में कितना तेज़ तर्रार है। तो महामार्गों का तिब्बत क्षेत्र में भी चेंगडू अल्लास से जोड़ता है। अब नए महामार्ग का भी इन्होंने निर्माण किया है। भारत की अगर बात की जाए महामार्गों में, तो हाईवेज़ की बात की जाती है तो आप लोगों को पता ही होगा NH7 नेशनल हाईवे 7 क्या है, उसे लंबा महामार्ग कहा जाता है या नेशनल हाईवे 7, जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी तक जोड़ता है। और जितने भी बड़े बड़े महानगर नगर है उनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? हाईवे करते हैं, जिसमें हमारे आ जाते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। ये हाईवे का मैं आप लोगों को एक दिन अच्छे से करवाऊंगी, इंडियन हाईवे का, और ऐसा करवाऊंगी कि आप लोग कभी भूलने वाले नहीं हो हाईवे का। सीमावर्ती सड़कें क्या होती है? तो सीमावर्ती सड़कें होती है इंटरनेशनल लाइन जो हमारी होती है, दूसरे देश के साथ बाउंड्री जो होती है उसके साथ साथ जो सड़कों का निर्माण होता है वो हमारी कहलाती है सीमावर्ती सड़कें। इसका जो प्रयोग किया जाता है इंटरनेशनल बाउंड्री के पास छोटे छोटे गांव होते हैं, उनको सुविधा पहुंचाने के लिए सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट जो है प्रतिरक्षा के लिए, सैन्य सुरक्षा के लिए भी सड़कों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सामग्री पहुंचाने के लिए, सैन्य शिविरों को वस्तु पहुंचाने के लिए सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे कि यहाँ पर उनसे सुविधाएं पहुंचाई जा सके। अब हम रेल मार्ग के बारे में देख लेते हैं। रेल मार्ग क्या होता है? तो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, यात्रियों को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रेल परिवहन एक अनुकूल साधन निकल कर आता है, एक अनुकूल सोर्सेज निकल के आता है ट्रांसपोर्टेशन में, जिसको अगर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है गेज के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर इसको अलग अलग पाई जाती है। कहीं पर 1.5 मीटर से अधिक होती है तो वो हमारी सामान्यतः बड़ी लाइन होती है या उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है।
4 मीटर की अगर होती है तो वो हमारी मध्यम कहलाती है, या 1 मीटर होती है तो उसे छोटी लाइन कहते हैं। आधारों पर बांटा गया है ब्रिटेन में। मानक लाइन का प्रयोग ब्रिटेन में किया जाता है। मानक लाइन का मतलब है कि 1.44 मीटर की जो लाइन है उनका प्रयोग ब्रिटेन में बेसिकली किया जाता है। और आप लोगों को भी पता है रेल का प्रयोग दैनिक जीवन में भी किया जाता है। नगरों को जोड़ने का कार्य रेल करती है, तो दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए भी बेसिकली रेल ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं अलग अलग देशों की, तो ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान, भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है डेली गाड़ियाँ जो जाती है, जो कि नगरों को जोड़ने का कार्य करती है। प्रतिदिन लाखों यात्री रेल ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा नगरों में जाते हैं और वहां से आते हैं। अगर बात की जाए विश्व की, तो विश्व में 13 लाख किलोमीटर लंबी रेल यातायात मार्ग उपलब्ध है। अब यूरोप के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यूरोप में संघन रेल तंत्र पाया जाता है। अगर रेल की बात करते हैं लंबाई की, तो यहाँ पर 4,40,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्गे यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर दोहरी लाइनें पाई जाती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दोहरी लाइन का प्रयोग किया जाता है। बहुमार्गीय भी होती है, तो इनका प्रयोग यहाँ पर बेसिकली किया जाता है। बात कर लेते हैं बेल्जियम में, तो रेल घनत्व सर्वाधिक यहाँ पर पाया जाता है। 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, को एक दूसरे से जोड़ने का ये कार्य कर रही है। इंग्लैंड की अगर बात करते हैं, तो यूरो टनल ग्रुप, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है स्टूडेंट, कि लंदन को पेरिस से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम बताइए, या किस सुरंग मार्ग से होकर जाती है। हमारा है यूरो टनल ग्रुप, जिसके द्वारा लंदन और पेरिस को जोड़ा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एशियन कंट्री की, रसिया की बात कर लेते हैं। रसिया, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि रसिया का डिस्टेंस भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्नताओं के कारण विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसमें डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो रेल परिवहन का यहाँ पर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर संघन जाल पाया जाता है। रूस में परिवहन का लगभग 90% भाग प्रतिबिंबित होता है। यहाँ पर प्रतिबिंबित होने का मतलब है कि 90% प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और रेलवे का सेंटर की अगर बात की जाए, मुख्यालय की बात की जाए, तो मॉस्को में है। और भौगोलिक क्षेत्र के कारण, डिस्टेंस होने के कारण दैनिक आवाजाही में भी रूस में दैनिक आवाजाही यात्री गाड़ियों का भी यहाँ पर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, जिससे कि उसको कवर करने के लिए रेलगाड़ियों का ज़्यादा प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में भी अच्छा खासा रेल तंत्र पाया जाता है, जो कि विश्व का 40% है लगभग। अगर कंपैरिजन की जाए यूरोपीय देशों से रेल मार्गों की, तो यहाँ पर डेली वेजेस की जो गाड़ियाँ होती हैं, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, तो उनका प्रयोग कम किया जाता है। बल्कि स्थूल पदार्थों को, जो भारी पदार्थ होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, नाशवान वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए, लकड़ी को स्थान पर ले जाने के लिए रेल परिवहन का संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कनाडा की बात कर लेते हैं तो कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में आते हैं, जैसे कि अपने इंडिया में आते हैं। तो वहाँ पर भी विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बेसिकली। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में भी 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिसका 25% अकेला न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर भी रेल परिवहन का प्रयोग जो किया जाता है, बेसिकली पदार्थों को, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बेसिकली ज़्यादा किया जाता है। और महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने का कार्य करती है। इनके बारे में हम नीचे भी देखेंगे स्टूडेंट्स, कनाडा के बारे में और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से रेल परिवहन यहाँ पर
बनाए गए हैं, जो कि एक पूरे कॉन्टिनेंटल को कैसे जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो इनके बारे में हम पहले बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड भी कृषि क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने के लिए रेल मार्गों का प्रयोग करता है। दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में भी 2 प्रदेश है जहां पर संघन रेल मार्ग पाया जाता है। एक तो है अर्जेंटीना में पंपास, दूसरा है कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र ब्राज़ील। यहाँ पर सबसे ज़्यादा संघन रेल मार्ग यहाँ पर पाए जाते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों संसाधनों से धनी एरिया है, इसी वजह से संसाधन है तो ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रयोग यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा किया जाता है। महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन घना बसा हुआ क्षेत्र है। एशिया में जापान, चीन, भारत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी संघन रेल घनत्व पाया जाता है। बेसिकली यात्रियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है रेल ट्रांसपोर्टेशन का, और पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर विरल की बात करें, विरल कहाँ पे है? मरुस्थलीय इलाकों में मिल जाएगा आपको विरल रेल ट्रांसपोर्टेशन का तंत्र। विरल का मतलब रेल मार्ग की, तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है एक छोर से दूसरे छोर को, महाद्वीप को जोड़ने का कार्य करता है, और इनके निर्माण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक कारण होते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि पार साइबेरियन रेल मार्ग क्या है, पार कैनेडियन रेल मार्ग क्या है। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो हम इमेज के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा है पार साइबेरियन रेल मार्ग। पार साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्या है, रसिया को एक छोर से, इस महाद्वीप की इस छोर से उस छोर तक जोड़ने का कार्य करता है। और ये हमारा सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक के जितने भी हमारे बीच में महत्वपूर्ण नगर पड़ते हैं उनको जोड़ने का कार्य कर रही है। का ये बेसिकली महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। हमारी रसिया के क्षेत्र ज़्यादा है, क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण इन इलाकों को जोड़ने का कार्य कर रही है। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पार साइबेरियन की विशेषताएं क्या है? तो इसकी पहली विशेषता है कि ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का अगर सब बात की जाए तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग इसको बोल सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये विद्युतीकृत है, पूरा का पूरा क्या है, विद्युतीकृत ये है, युक्त है, विद्युतीकृत से युक्त है। नेक्स्ट जो है इसकी विशेषता ये है कि को यूरोपीय प्रदेशों को जोड़ने का कार्य करती है। ओके स्टूडेंट्स, तीसरी इसकी विशेषता है कि यूराल पर्वत को ये क्रॉस करती है, ओब और येंसी नदी को ये होकर गुजरता है। तो ये हमारा क्या है, ये इनकी विशेषताएं निकल कर आती है पार साइबेरियन रेल मार्ग की। अब हम नेक्स्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, पार कैनेडियन रेल मार्ग। पार कैनेडियन रेल मार्ग भी एक द्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने का कार्य ये हमारा कर रही है। कौन कर रही है? पार कैनेडियन रेल मार्ग। हम इसकी भी विशेषता देख लेते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। तो इसकी लंबाई है 7050 किलोमीटर लंबा ये है, और ये हैलिफैक्स से वैंकूवर को जोड़ती है। जितने भी बीच में महत्वपूर्ण नगर है उनको जोड़ने का ये कार्य यहाँ पर कर रही है ये रेल मार्ग। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इसका निर्माण कार्य करवाने का जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश कोलंबिया है यहाँ पर, उसको संघ में शामिल करने का, ब्रिटिश कोलंबिया के राज्यों को संघ में सम्मिलित करने का उद्देश्य था, जिसके कारण पार कैनेडियन रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। इसकी एक विशेषता और ये है कि ये जितने भी महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश हैं उनको जोड़ने का कार्य करती है, पेरी प्रदेशों को जोड़ने का ये कार्य कर रही है, और शंकुधारी वन जो है उनको वहाँ से लकड़ी प्राप्त होती है, तो वो जोड़ने का ये कार्य कर रही है। आई होप आप लोगों को पता चला होगा स्टूडेंट पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में। अब हम देखते हैं, हमारा ऊपर कुछ रहा तो नहीं, ये देख लेते हैं पार कैनेडियन से साइबेरियन
हो गया हमारा संघ और प्रशांत महासागरीय रेल मार्ग। तो ये हमारी जो है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्वीनलैंड, शिकागो जितने भी महत्वपूर्ण नगर है उनको मिलाने का ये कार्य कर रही है। कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय की अगर बात की जाए तो ये हमारा आता है जो कि पर्थ से लेकर मेलबर्न तक जोड़ रहा है महत्वपूर्ण नगरों को। यहाँ पर खनिज पदार्थ भी सबसे ज़्यादा वाले जो नगर है जैसे कि कलगुरी यहाँ पर है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर खनिज पदार्थ वाले जो नगर है उनको जोड़ने का कार्य कर रही है। महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक को जोड़ने का ये कार्य कर रहा है। ओरिएंटल एक्सप्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है देशों की राजधानी को जोड़ने का कार्य कर रहा है और इसमें हमारे मुख्य जो देश है उनकी राजधानी है इस्तांबुल तक जाती है। एक्सप्रेस लाइन लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाली यात्रा को जो समय है वो 10 दिन से 96 घंटे हो गया है। वस्तु जो जल्दी खराब हो जाती है उनको ले जाने लाने का भी कार्य करता है और इनको बढ़ाने का भी कार्य निर्माण का प्रस्ताव हुआ है। इस्तांबुल को ये एशियाई देशों से जोड़ने का कार्य करेगा। बैंकॉक बया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से जोड़ने का ये कार्य कर रहे हैं। निर्माण कार्य का प्रस्ताव किया गया है और जल्द ही इस पर निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जल परिवहन की। जल परिवहन की हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इसमें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है अपना हाफ चैप्टर। ये हमारा हाफ चैप्टर बचता है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर और ऐसे ही देखती रहिए मेरी वीडियो।